हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के प्यारे बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चैप्टर 1 की अपन ने शुरू करी है, इसका पार्ट 2। ठीक है, चैप्टर 1 फिर चैप्टर 2 चैप्टर 3 बहुत सारे वीडियोस आएंगे। मैंने पार्ट 1 में भी बोला था बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराने वाला हूं मैं। तुम लोग ने अगर सीरियसली इन सारे पार्ट्स को देख लिया ना तो लिटरली भाई टॉप कर जाओगे मैथ्स में, लिटरली दिस इज माय गारंटी। तो भाई पेन कॉपी जल्दी से निकाल लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे जाने वाला हूं जो इस पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। 10 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे, ज्यादा डिले नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे। और बहुत ज्यादा आराम से अगर आपको समझना है तो आप चैप्टर 1 मेरा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 1 शूटेड है, रिकॉर्डेड है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ये आ गया बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई लिख के रख लो, एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है, बहुत बहुत संभावना है, बहुत बहुत चांसेस है। क्वेश्चन है, प्रूव करो 2 + 3√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। बच्चा पहली बात तो तू ये सुन बेटा कि 2 + 3√5 एक इम्प्योर इर्रेशनल नंबर है। इम्प्योर क्यों है? क्योंकि इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में है 3 एक रैशनल नंबर होता है, इसके साथ 2 एडिशन में है 2 एक रैशनल नंबर होता है। जब भी कोई इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर आए तो वो पूरा का पूरा इर्रेशनल होता है ना। ये देख रैशनल है बेटा, ये देख रैशनल है, ये इर्रेशनल है। तो क्या हो रहा है कि ये इर्रेशनल 3 और 2 के साथ आ रहा है, कॉम्बिनेशन बना के आ रहा है। ऑल्दो पूरा कॉम्बिनेशन इर्रेशनल है, हमें यही प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। एक बात ध्यान रखना, भले ही इतना क्वेश्चन दिया जाए, इम्प्योर वाले में ये इम्प्योर है। इम्प्योर वाले में आपको ये चीज या तो दी होगी या आपको माननी पड़ेगी। क्या? √5 इज इर्रेशनल। √5 इज इर्रेशनल। क्या है √5? √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ये या तो दिया होगा और नहीं दिया होगा, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चल सबसे पहला काम है सर कि हम इस नंबर को सबसे पहले रैशनल मान लेंगे। लेट अस कंसीडर, लेट अस अज्यूम 2 + 3√5 बी अ रैशनल। इसको रैशनल मान लेते हैं, जबकि है इर्रेशनल, अपन रैशनल मान लेते हैं। बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। चलो ये मान लिया। अच्छा, अगर ये रैशनल नंबर है बच्चों, तो जो 2 + 3√5 है, 2 + 3√5, यार बच्चा इसको अपन P/Q के जैसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P/Q। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? अरे भाई रैशनल नंबर को हम P/Q के जैसा लिख सकते हैं, तो हमने इक्वल टू P/Q लिख दिया। जैसे ये है, मान के चलो मैंने -3 दिया। अब मैंने कहा बेटा ये रैशनल नंबर है, तो आप इसको P/Q के इक्वल लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ऐसे, /1। लो भैया P/Q हो गया, P हो गया -3, ये हो गया Q, खत्म, है ना। तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है सर। इसके बाद बेटा √5 को खाली करो। √5 जो सिर्फ रूट में जो प्योर इर्रेशनल है उसको खाली करो, 2 को उधर भगाओ। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया यहां बताना, P/Q लिख देना, और ब्रैकेट में लिखना बेटा, ये बहुत जरूरी है ब्रैकेट में लिखना, P and Q आर इंटीजर्स। इम्प्योर वाले में P and Q आर इंटीजर्स लिखा जाता है, ये इम्प्योर है। इम्प्योर मतलब रैशनल इर्रेशनल मिलके कॉम्बिनेशन बना, ये इम्प्योर इर्रेशनल है। आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। चलो √5 को खाली करो बच्चों। √5, 3√5 आएगा पहले, 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, P/Q -2, है ना। एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं, 3√5 इज इक्वल टू P - 2Q अपॉन Q। ठीक है, Q/Q इंटू, इसमें ये हो जाता है, देखो बेसिकली ये हो जाता, इसको भी Q बनाओ तो इसको भी Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2Q/Q हो जाएगा। ठीक है, चलो सर, अब 3 को भी हटाओ, 3 को भी हटाओ, तो √5 इज इक्वल टू P
-2q/3q। 3 क्या है ना, मल्टीप्लाई में इधर जाके नीचे डिवाइड करेगी 3q। बच्चों अब रुक जाओ, ये खाली हो गया पूरा इम्प्योर, ये प्योर वाला रैशनल है, प्योर है, √5 प्योर है, अपने आप में खुद एक प्योर इर्रेशनल्स है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, ये LHS है, ये LHS है, और LHS में हमें पता है √5 बैठा हुआ है, और √5 क्या है, √5 हम जानते हैं इर्रेशनल है। तो बच्चों LHS इर्रेशनल है, क्या है LHS इर्रेशनल है। तो आप क्या लिखोगे, √5 इज इर्रेशनल, √5 is irrational, therefore LHS is also irrational। ठीक है सर, LHS भी irrational हो गया। ठीक है, RHS, चलो RHS देखते हैं। बच्चा ये RHS है, दिस इज RHS। ठीक है, अब देखना, गौर से देखना बच्चों, गौर से देखना, PQ, देखो 4 चीजों से मिलकर बनाया RHS, PQ -2 और 3। ठीक है, -2 और 3। बच्चों देखना, गौर से देखना, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, देखो P एंड Q आर इंटीजर, -2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर। एक चीज याद रखना बच्चों, इंटीजर इंटीजर जब प्लस माइनस होते हैं ना, तो उनका जो आउटकम आता है, जो उनका रिजल्ट आता है, वो रैशनल होता। ये कुछ भी कर ले, P + Q अपॉन -2 + 3, कुछ भी कर ले, P × Q अपॉन -2 + 3, कुछ भी कर ले, ये आपस में प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, पर इनका आउटकम जो आएगा वो पूरा का पूरा एक रैशनल आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे R ऑल इंटीजर्स, सब इंटीजर्स है, और इनके ऑपरेशंस का आउटकम्स रैशनल ही आएगा। देयरफॉर RHS इज रैशनल। अब एक बात बता बच्चों, एक बात बता बेटा, LHS में इर्रेशनल है, RHS रैशनल है, कभी इक्वल हो सकते हैं दो? कभी नहीं हो सकते। इर्रेशनल और रैशनल कैन नेवर बी इक्वल। सर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे LHS विल नॉट बी इक्वल टू RHS। पर हमारा तो बीच में प्लस लिखा हुआ है यार, देखो ये अपन का तो प्लस चला आ रहा है कि LHS इर्रेशनल है, RHS रैशनल है, दोनों इक्वल है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। क्या, कॉन्ट्ररी कंडीशन आ गई। कॉन्ट्ररी कंडीशन मतलब जो हम मान के चले थे उसके विपरीत, उसके अपोजिट ही चीज आ गई बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो अपन क्या लिखेंगे, हियर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन, here comes contradiction, और कॉन्ट्रडिक्शन हो गया मतलब चीजें अपोजिट आ गई यार, उल्टी पुल्टी पड़ गई। तो अपन क्या लिखेंगे, हमारा assumption जो हमने अज्यूम किया था वो गलत साबित हो गया। therefore our assumption is wrong। हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है, our assumption is wrong। ठीक है, हमने अज्यूम किया था कि ये रैशनल है, देयरफॉर अब पता चल गया हमें कि ये इर्रेशनल है। 2 + 3 √5 इज इर्रेशनल, यही प्रूव करना था, इज इर्रेशनल। ठीक है, हो गया प्रूफ। जल्दी से कर लो बेटा, ये इम्प्योर वाले इर्रेशनल्स की प्रूविंग थी, इम्प्योर वाले की। प्योर वाले की भी समझाऊंगा, भी आगे आएगा। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं सर जल्दी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सर जल्दी से, इसको इरेज कर दूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इम्प्योर है बेटा, ये भी इम्प्योर है। प्योर वाले शायद नेक्स्ट पार्ट 3 में आएंगे शायद। ये भी इम्प्योर है, कैसे इम्प्योर बेटा, 3 × √7 है, 3 × √7 है। 3 एक रैशनल है, √7 इर्रेशनल है।
रैशनल इनटू इर्रेशनल दोनों कॉम्बिनेशन बनाया और पूरा इर्रेशनल हो गया। पूरा इर्रेशनल है, ये बात तो सही है, पर बेटा 3 रैशनल ये इर्रेशनल दो कॉम्बिनेशन बन के बन रहा है, इसलिए ये इम्प्योर वाला इर्रेशनल है। कौन सा? इम्प्योर वाला इर्रेशनल। तो ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही होगा। बच्चों क्या करेंगे हम? वही लेट अस अज्यूम, घिसी पिटी सी लैंग्वेज वही लेट अस। हाँ, और एक चीज और याद रखना, √7 यहां पर दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा, तो तुम्हें याद रखना है बेटा कि √7 इज इर्रेशनल, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। √7 इज इर्रेशनल। चलिए सर, ठीक। लेट अस कंसीडर नहीं, लेट अस अज्यूम 3√7 is rational number, is a rational number। ठीक है, तो अगर 3√7 एक रैशनल नंबर है तो हम अगेन वही चीज कर सकते हैं। 3√7 पहले तो हम अपने आप को गलत साबित कराएंगे पूरा करके, ठीक है। इसको हम सर P/Q के फॉर्म में इक्वल में लिख सकते हैं, जहां पर P एंड Q क्या होगा बेटा? ये इम्प्योर वाले क्वेश्चंस हैं, तो यहां इंटीजर्स माने जाएंगे। प्योर वाले में P एंड Q को प्राइम्स माने जाते हैं। डिफरेंस है, याद रखना। P एंड Q आर इंटीजर्स, P and Q are integers and Q is not equal to 0, Q is not equal to 0। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। √7 को खाली करो सर, √7 को खाली कर दिया, 3 यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड करेगा, P/3Q, 3 यहां आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब जब √7 अकेला हो गया तो हमने इसको मार्क कर दिया LHS और हमने इसको मार्क कर दिया RHS, ठीक है। हमें बताया कि यार √7 तो इर्रेशनल है, √7 इज इर्रेशनल। ठीक है, यहां शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और √7 अगर इर्रेशनल है तो हम यहां पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या? LHS भी इर्रेशनल होगा, LHS इज इक्वल टू I, इर्रेशनल। ठीक है, अब यहां देखते हैं सर बच्चों, P,3,Q तीनों इंटीजर्स हैं, है ना, सब इंटीजर है। P एंड Q तो इंटीजर है, पहले ही लिख दिया था अपन ने। 3 तो इंटीजर है ही भाई, ये पता है ना, 3 तो इंटीजर है ही। आर इंटीजर्स, और बच्चों इंटीजर्स का ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो बच्चों, हमें रैशनल ही मिलेगा। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या रिजल्ट? कि सर RHS तो रैशनल होगा, R स्टैंड्स फॉर रैशनल। सर LHS इर्रेशनल है, RHS रैशनल है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बीच में इनके इक्वल टू आ रहा है, ये वैलिड ही नहीं है सर, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? Therefore LHS is not equal to RHS। ये रैशनल और इर्रेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। LHS इर्रेशनल है, RHS रैशनल है, दे कांट बी इक्वल। बट हमारे एक्सप्रेशन में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, तो हम गलत साबित हो गए। यहां क्या लिखेंगे? Here occurs contradiction, here occurs contradiction, contrary कंडीशन आ गई यहां, और कॉन्ट्रडिक्शन अगर आ गया बच्चों तो साबित हो जाएगा कि आप गलत है, मतलब अपन गलत है, अपन ने गलत अज्यूम किया। तो अपन क्या लिखेंगे? Therefore our assumption is wrong। हमारा अजम्पशन गलत साबित हुआ। हमने अज्यूम किया था ये रैशनल है, जबकि हम अब गलत साबित हो गया, तो सच्चाई भी बतानी पड़ेगी। तो सच्चाई बताएंगे, 3√7 इज इर्रेशनल। हमने रैशनल पूछ करा था लेट, पर ये इर्रेशनल है, इज इर्रेशनल, दैट्स इट। ठीक है भाई, जल्दी से देख लो, सामने से हट जाता हूं, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो चले क्वेश्चन नंबर 3 पे।
चलो भाई, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पे। ठीक है, चलो इरेज किया जाए, बिल्कुल। ये है नेक्स्ट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिट नंबर पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, जैसे मान के चलो मैंने आपको एक नंबर दिया 28, आप 28 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो 28 का बेटा 2 एक फैक्टर है, हाँ 2 एक फैक्टर है। 28 का बेटा 7 8 फैक्टर है, हाँ 7 एक और फैक्टर है। 2 2 जा 4, बेटा 28 का 4 भी एक फैक्टर है, हाँ फैक्टर है। 7 2 जा 14, 28 का 14 भी एक फैक्टर है, हाँ ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। और 28 का 1 तो फैक्टर सभी का होता तो 1 भी फैक्टर है। 28 का खुद 28 भी एक फैक्टर है। तो सर जब 28 के इतने सारे फैक्टर्स हैं, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा ये सब, तो बहुत सारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसका मतलब 28 क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर। क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट नंबर। कोई भी नंबर जिसको आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सको। अब जैसे ये है 5 है, तो 5 को भी तो आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, 1 इंटू 5। लेकिन यार 5 के 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 1 और एक आ रहा है 5। बताओ इसके अलावा कौन सा फैक्टर है। 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, तो ये बेटा कॉम्पोजिट नहीं है, ध्यान रखना, दिस इज नॉट कॉम्पोजिट। ठीक है, चलो भाई, तो अब हमें प्रूव करना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। चलो कर देंगे, ये नंबर कॉम्पोजिट है, हमें ये प्रूव करना है। तो बच्चों गौर से देखो, 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2, जैसे ही इंटू 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 खत्म हो जाए, प्लस आ जाए, समझ जाना ये एक टीम हो गई। प्लस 2 इंटू 11, बच्चों 2 इंटू 11 जो है, क्या मैं इसमें इंटू 1 लिख सकता हूं अपनी मर्जी से? हाँ, इंटू 1 तो बेटा कहीं भी कर सकते, जैसे इंटू 1 कर दो। ठीक है, ओके बच्चों, ये सब मल्टीप्लाई में यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरी एक टीम हो गई, एक ग्रुप हो गया। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई, ये टीम हो गई, ग्रुप हो गया। बच्चों कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ देखो यार, 11 एंड 2 कॉमन, 11 एंड 2 कॉमन, 11 2 11 2। एक तरह से देखा जाए तो 11 2 जा 22 और 11 2 जा 22, 22 कॉमन आ गया है ना, इधर भी 22 है, इधर भी 22 है। तो एक तरह से देखा जाए तो 22 कॉमन आ गया, उसको कॉमन निकाल लिया। सर यहां से क्या बचा? 17 इंटू 5 इंटू 3, 17 इंटू 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 को 15 लिख लेता हूं मैं। ठीक है, प्लस यहां से बचा 1, ये बचा बस। जब 11 2 जा 22, 22 बाहर चला गया कॉमन, यहां भी 22 था, बाहर चला गया कॉमन, तो यहां से बचा 17 इंटू 5 इंटू 3, 17 इंटू 5 इंटू 3 ये बचा। यहां से बचा प्लस का 1, प्लस का 1 बचा। 17 5 जा 85 की 5, 8 कैरी, 17 1 जा 17 और 8 25। ठीक है, प्लस 1। ठीक है सर, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ओके, तो सर ये आया 22 इंटू 256। मल्टीप्लाई मत कर देना, बस इतना करना है तुम्हें कि इस पूरे क्वेश्चन को समथिंग इंटू समथिंग में कन्वर्ट कर देना है, बस खत्म। यार एक बात बताओ, जो भी नंबर है ये कुछ भी हो सकता है ये 2508 हो सकता है 1295 हो, कुछ भी हो सकता है। ये कल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कि ये पूरा नंबर क्या था। करना नहीं है लेकिन बच्चों, बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या मैं 22 को ऐसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 11, हाँ सर लिख सकते हो, है ना, 2 इंटू 11 लिख सकते हो। 256 को क्या मैं 16 इंटू 16 लिख सकता हूं? हाँ सर 16 इंटू 16 लिख सकते हैं, है ना। 2 की पावर 8 है, 256 बेटा 2 की पावर 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 8। अब ये जो भी नंबर है, ये क्या, ये इसका चेहरा बदल गया? उस पूरे क्वेश्चन का चेहरा ये हो गया, ठीक है, या ये हो गया। इस पूरे क्वेश्चन की फैक्टर क्या 2 फैक्टर है? हाँ सर 2 फैक्टर है। क्या 11 फैक्टर है? हाँ 11 फैक्टर है ना। क्या 22 फैक्टर है? हाँ 22 भी फैक्टर है। क्या 2 फैक्टर है? हाँ 2 फैक्टर है। 4 भी है, 6, बहुत नंबर फैक्टर्स हैं यार, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आप क्या कहोगे?
आप कहोगे कि सर पहले हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके अंदर ब्रैकेट में जो बच रहा था उसको थोड़ा सॉल्व कर लिया तो समथिंग इनटू समथिंग आ गया। बस इसके आगे आपको, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना लिखना है कि इस एक्सप्रेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, देखो बेटा 2 से डिवाइड करके देखो, हाँ सर 2 से डिवाइड हो रहा है, आराम से हो रहा है, 2 इसका फैक्टर है बच्चों, 2 इसका फैक्टर है। क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 इसका फैक्टर है ना, 2 है, 11 है, 4 है, बहुत नंबर से डिवाइड हो जाएंगे ये। तो अपन क्या लिखेंगे? दिस हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं सर। दिस हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। और बच्चों जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट होता, लिख देना देयरफॉर दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये जो है ना बेटा, ये यही क्वेश्चन है, इसी को अपन ने ऐसा चेंज कर दिया बस, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्पोजिट नंबर, गिवन इज अ कॉम्पोजिट नंबर, बस खत्म। गिवन इज अ कॉम्पोजिट नंबर। और बेटा बहुत आता है एग्जाम में, बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, सो दैट आपको दिक्कत ना हो रिवीजन करने में और अच्छे से समझ में आती जाए चीजें आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा नेक्स्ट, ये भी एक अलग ही वैरायटी है क्वेश्चन की। बेटा क्वेश्चन है कि आपके पास 4 की पावर n है, ठीक है। अब वो पूछ रहे कि n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर लिख दो, ठीक है। n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर लिख दो, 1, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते ना, फिर 2 लिख दो या 3 लिख दो या 4 लिख दो या कुछ भी लिख दो, कोई भी नेचुरल नंबर। पढ़ो ना आप, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन सेज चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वो कह रहा है कि भैया आप 4 की पावर 1 लिख दो, यानी n की जगह 1, 4 की पावर 2 लिख दो, यानी n की जगह 2, n की जगह 3 लिख दो तो 4 की पावर 3, n की जगह 4 लिख दो तो 4 की पावर 4, n की जगह 5 लिख दो तो 4 की पावर 5। आप n की जगह यहां कोई भी नंबर नेचुरल नंबर लिख दो और बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए n की जगह कौन सी चीज आनी चाहिए, कौन सा नेचुरल नंबर आना चाहिए, सो दैट हमारा जो आंसर आए इनका इक्वल वो 0 पर एंड हो। चलो चेक कर लेते हैं। 4 की पावर 1 4 होता है बेटा, 4 की पावर 2 4 4 16 होता है ना, और 4 की पावर 3 64 होता है बच्चों, ठीक है। 4 की पावर 4 बेटा 256 होता है, 4 की पावर 5 4 की पावर 5 1024 होता है। ऐसी चलती जाएगी कहानी। अब तुम एक चीज देखना, एक चीज देखना गौर से, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6, 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6, यही आता जाएगा। लास्ट डिजिट 0 आएगी ही नहीं, लास्ट डिजिट 0 आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? तो इसका रीजन ये नहीं दोगे तुम, इतना सारा नहीं लिखोगे, ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, ये तो मैंने तुम्हें लॉजिकल वे में बताया कि 4 की पावर 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, या तो नंबर 6 पे एंड होगा या नंबर 4 पे एंड होगा, या तो 6 पे होगा या 4 पे होगा, करके देख लेना, ठीक है। इट विल नॉट एंड विद 0, कभी एंड नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या है? 4 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 4 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 4 की पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n कैन नेवर एंड विद 0, कैन नेवर एंड विद 0। कि सर 0 पे ये एंड नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया लॉजिकल कारण। सर अब लॉजिकल कारण को थोड़ा छोड़ो, अब हमें बताओ हमें एग्जाम में कैसे लिखना है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो। और एग्जाम में आने की मैं फिर बोल रहा हूं बहुत बहुत संभावना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो इसको नहीं करना, ये तो समझाने के लिए था, इसको भी नहीं करना, ये भी समझाने के लिए था, छोड़ो। तो सर एग्जाम में कैसे करना है ये देखो बेटा, बेटा 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2,
है ना, और उसकी पावर n। बच्चों कोई भी नंबर अगर आपको 0 पर एंड कराना हो, जैसे सर मान के चलो 50, सर मान के चलो 80, सर मान के चलो 120, सर मान के चलो 270, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आए, कोई भी नंबर, बच्चों आप नोटिस करना, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आएगा उसके फैक्टर्स में 2 × 5, एक बार 2 और एक बार 5 जरूर होगा। उस नंबर के फैक्टर में एक बार 2 और एक बार 5 जरूर होगा। करके देखूं? चलो करके दिखाता हूं तुम्हें, सुनो। देखो 50 को फैक्टराइज करते हैं सर, तो 2 × 5 × 5 ये आएगा, ठीक है। चलो 80 को करें फैक्टर, तो ये आएगा 2, 40 बचा 2, 20 बचा 2, 10 बचा 2, 5 बचा 5, ठीक है। चलो 120 करते हैं, 2, 60 बचा 2, 30 बचा 2, 15 बचा 3 × 5, ठीक है सर। 270 करते हैं, 2, 135 बचा, 135 3 से जाएगा, 3 4 × 45, 45 बचा, ठीक है। 3, 15 बचा, 3, 5 बचा और 5, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया, लिख दिया, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब चेक करो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर कोई भी नंबर जो 0 पे एंड हो रहा है उसके फैक्टर्स आप चेक करोगे तो 2 × 5 जरूर मिलेगा। चलो चेक करते हैं सर, ये है 2 × 5, है ना सर, ये है 2 × 5, ठीक है सर, ये है देखो, ये 2 × 5, ठीक है सर, ये देखो 2 × 5, तो ये पहचान है बेटा। लेकिन इसके फैक्टर्स में तो 2 × 2 आ रहा है यार, हो गया कवाड़ा, हो गया नाटक। ये है इसका रीजन। तो अपन क्या लिखेंगे? फॉर एनी नंबर एंडिंग विद 0, फॉर एनी नंबर एंडिंग विद 0, कोई भी नंबर जो एंड 0 होगा, it will have 2 × 5 in its prime factorization, है ना। बट 4 की पावर डू नॉट हैव, है ना। बस इतना लिख दोगे, इतना, बस इतना लिख दो, therefore 5 इज मिसिंग। क्या लिखा आपने? सर 5 मिस हो रहा है, यहां 5 नहीं है, 2 × 2 है, 2 × 2 हो मुझे मतलब नहीं है, 5 मिस हो रहा है ना, 5 इज मिसिंग सर। यहां क्या लिखा कि सर 2 × 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 × 5 होता मजा आ जाता, 2 × 2 × 5 होता मजा आ जाता। गेटिंग माई पॉइंट? तो सर अपना आंसर क्या आएगा? इसके बाद ये लाइन लिख देना बेटा, ये वाली लाइन लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, जल्दी से देख लो, और मैं इसको करूंगा इरेज सो दैट वी में मूव ऑन, ठीक है। जल्दी से देख लो भाई इसको। ओके डन। चलिए सर आगे चलते हैं। सर 20 कह रहा हूं यार, 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये रहा सर 5th क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कैन 2 नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड LCM? देखो यार, एक तुम्हें रूल बताता हूं, हमेशा याद रखना, जो भी 2 नंबर है, हमेशा अगर आपने 2 नंबर देखे, जैसे A और B देखा, और इनका आपने LCM निकाला और HCF निकाला, ध्यान रखना LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होता है, ठीक है। LCM हमेशा HCF से डिविजिबल होता है, ठीक है। ठीक, क्या बोला मैंने? हमेशा चेक कर लेना बेटा, करके आप चेक कर लेना, ठीक है। आप चेक कर लेना हमेशा, जैसे तुम लोग को चेक करा देता हूं, देखना। मान के चलो अपने पास 2 नंबर्स हैं, एक है 18 और एक है 20, ठीक है। चलो अब मैंने कहा बेटा इसका LCM निकालो, चलो इनका LCM निकाल दें। ये होगा सर 2 × 3 की पावर 2, ठीक है। ये होगा सर 2 × 2 × 5,
2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है सर, चलो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं इनका। ठीक है बच्चा, ओके बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाली चीज। बेटा यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, छोटी पावर ले लो, कॉमन में छोटी पावर ली जाती है, कॉमन में छोटी पावर ली जाती है। क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं कह रहा हूं कि कॉमन में छोटी पावर ली जाती है। रुकना जरा, ओके, ये है जैसे 2 की पावर 1 है ऊपर, ठीक है, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, कॉमन वाले में देखी जाएगी। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले में देखा जाता, और कॉमन वाले में आपको जो छोटी पावर नजर आए वो ले लो। 2 की पावर छोटी 1 है सर, 2 की पावर 1 ले ली, यहां कोई कॉमन नहीं है, ये 3 की पावर समथिंग है, ये 5 की पावर समथिंग है, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब अब नहीं आएगा, तो एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम निकालते, एलसीएम में पता कॉमन वाली चीजों में से बड़ी पावर उठाओ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में बड़ी पावर है 2 की पावर 2 इंटू, सर यहां तो 3 की पावर 2 है, यहां तो कहीं है ही नहीं है 3, हाँ तो छोड़ नहीं दो। एलसीएम कहता उसको जाने मत दो, एलसीएम कहता नहीं भाई उसको जाने मत दो, पकड़ के ले आओ। चलो कॉमन नहीं है, कोई भी चीज नीचे नहीं है, 3 की पावर कुछ नीचे नहीं है, तो 3 की पावर 2 को रख लो भाई, और 5 की पावर 1 भाई ऊपर तो 5 की पावर 1 कुछ है ही नहीं है, तो सर उसको भी रख लेता है। एलसीएम कहता चलो यार आने दो, एलसीएम का बहुत बड़ा दिल होता है। ठीक है, 2 2 4, 4 5 20, 20 इंटू 9 180, तो बेटा एलसीएम आ गया 180, एलसीएम आ गया बेटा 180। ठीक है, तो सर हमने क्या बोला, हमने कहा चेक करो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। एलसीएम है सर 180, एचसीएफ है सर 2, हाँ सर डिविजिबल हो रहा, 90 आ रहा, हाँ सर सही कहा आपने, ये रूल है बेटा। अब ये कह रहा है कि दो नंबर है 15 एज देयर एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ की जगह 15 रख देते हैं, ठीक है, और 175 एज देयर एलसीएम, 175 ऊपर रख दिया, ठीक है सर। अब वो कह रहा है चेक करो क्या रीजन दो, क्या हो सकता है किसी दो नंबर का 15 एचसीएफ और 175 एलसीएम हो सकता है क्या? चलो चेक करते हैं। सर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा बेटा। 175 जो वो एलसीएम बोल रहे, 15 जिसे वो एचसीएफ बोल रहे, दो नंबर्स का, ये और ये दोनों सेम दो नंबर्स के एलसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकते क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। अपन लिखेंगे नो same two numbers cannot have 15 as their HCF and 175 as their LCM, cannot have. Reason अपन रीजन में लिखेंगे because LCM is always divisible by HCF, ये रीजन है, जबकि यहां डिवाइड नहीं हो रहा। देख लो 15 से ये गया, 15 1 15 कितना बचा 25 डिवाइड हो गई नहीं 15 से, नहीं हो रहा डिवाइड, नहीं हो रहा मतलब ये कंडीशन गलत है। कोई नंबर है ए और बी, अगर आप ए और बी का एलसीएम निकाल रहे हो और कह रहे हो कि एलसीएम आया 175 और आप इसका एचसीएफ निकाल रहे हो और एचसीएफ निकाल के कह रहे हो 15 आया, तो भाई ये गलत है। फिर ये आपने गलत निकाला। दो नंबर्स का एलसीएम 175 और एचसीएफ 15 हो ही नहीं सकता, होता तो भाई डिविजिबल होता, डिवाइड हो ही नहीं रहा, एलसीएम और एचसीएफ से डिवाइड हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा डिवाइड मतलब गलत है भाई। अपन लिख देंगे नो, दो नंबर का एचसीएफ 15 और एलसीएम 175 नहीं हो सकता बिकॉज इन दिस कंडीशन एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाय एचसीएफ। बात समझ में आ गई होगी। आई होप 110% श्योरली कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। इसको इरेज करते हैं, प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, और दो क्वेश्चन है, इसमें लगेगा समय और ये बढ़िया तरीके से तुम लोग को कराऊंगा। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ये रहा, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। देखो इसमें दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नहीं है। हाँ अगर सिर्फ ये होता बेटा, अगर सिर्फ ये होता शो दैट 3 प्लस रूट 5 इज इर्रेशनल, तब हम रूट 5 को इर्रेशनल अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये दो क्वेश्चंस हैं तो इसमें लगेगा टाइम, तो थोड़ा सा सब्र करना। चलो भाई सबसे पहला काम है कि रूट 5 को इर्रेशनल प्रूव करना। रूट 5 अपने आप में प्योर इर्रेशनल है, प्योर बोले तो बिल्कुल पक्का वाला इर्रेशनल है, ठीक है। प्योर इर्रेशनल को इर्रेशनल प्रूव करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। देखो कर तो जल्दी लेंगे अपन, 5 मिनट में लिख लिख के, 5 भी बहुत बोल रहे हो तो 3-4 मिनट, 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। लेकिन यहां मैं सिर्फ सॉल्व करने नहीं आया हूं, मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा हर क्वेश्चन को, तो समय लगेगा। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो थोड़ी सी स्पीड 1.5x
या 2x पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो काम करना है अपन को √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है और फिर अपन दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरा पार्ट इसको इर्रेशनल प्रूव करने का शुरू करेंगे, लेकिन पहले √5 को इर्रेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो तो भैया सबसे पहले अपन को प्रूव करना है टू प्रूव √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, √5 इज इर्रेशनल, ये प्रूव करना है। तो आपको पता ही क्राइटेरिया है ना, आपको पता ही क्राइटेरिया बेटा, हम इसको रैशनल मान के चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, लेट √5 बी अज्यूम्ड एज रैशनल, बी अज्यूम्ड एज रैशनल। ठीक है सर, इसको अपन ने रैशनल मान लिया। ठीक है, और अगर हमने इसको रैशनल मान लिया तो बच्चों इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, तो फिर √5 इज इक्वल टू P/Q। अब एक बात ध्यान रखना, ये प्योर वाला है। एक हमने अभी जो लास्ट पहले किया है ना, वो इम्प्योर वाले थे। क्वेश्चन 1 और 2 जो किया था वो इम्प्योर वाले थे, तो उसमें P एंड Q को इंटीजर्स माना जाता था। ये प्योर वाला है भाई, √5, √3, √2, √7, इनको अगर रैशनल, इनको इर्रेशनल प्रूव करने को आ जाए तो ये प्योर वाले इर्रेशनल्स हैं। इनमें P एंड Q को बेटा को प्राइम्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा? P एंड Q आर को प्राइम्स, P एंड Q आर को प्राइम्स। ठीक है, बताता हूं को प्राइम्स क्या है, ये अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। उसके नेक्स्ट जो आएगा प्योर वाला वो थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा। ठीक है, को प्राइम्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। बेसिक सा फंडा है। देखो को प्राइम बताता हूं तुम्हें। को प्राइम का मतलब P और Q कोई भी नंबर हो सकते हैं यार, P एंड Q कोई भी नंबर हो सकते हैं, लाइक 2/3, लाइक 5/8, लाइक 9/10, ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जो किसी भी कॉमन फैक्टर को कैरी नहीं करते। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा 8/14 है, अब ये दोनों नंबर्स को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 इन दोनों का हो गया कॉमन फैक्टर। इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 7 जा, तो 4/7 आ गया। तो ऐसे फ्रैक्शंस के जैसे दिखने वाले रैशनल नंबर्स जिनका ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सके वो को प्राइम्स होते। तो बेटा यहां पर 2 और 3 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो 2 एंड 3 आर को प्राइम्स, है ना। 5 और 8 को आप किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे 8 और 14 को 2 से डिवाइड कर दिया था। 9 और 10 को आप किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये दोनों हो गए को प्राइम। समझ में आ गया ना। को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which do not have any common factor other than 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो यहां अपन लिख देते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन को प्राइम का मतलब कि भैया P एंड Q जो है, ध्यान देना जरा, यहां लिख देते हैं P एंड Q do not have any common factor other than 1, any common factor other than 1। वन के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलो तो सर बात समझना गौर से जरा। ठीक है, √5 इज इक्वल टू P/Q। अरे यार ये कलर हटा देते हैं, इसी से करते हैं, नियॉन से। ठीक है, सुनना मेरी बात, √5 इज इक्वल टू P/Q जो आया बेटा, ये वापस लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करो। जैसे ही आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे बेटा, एक एक स्टेप लिख कर दिखाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही करा तो ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर 5, P का स्क्वायर P स्क्वायर और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, Q स्क्वायर को यहां भेज दो तो बच्चों 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर।
अब इस लाइन को समझाता हूं, जरा ध्यान देना, आप इस लाइन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा बच्चों। 5p² इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। कौन सा समझना जरा, क्यू स्क्वायर की ये वैल्यू है, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, क्यू स्क्वायर की ये वैल्यू है। क्या क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है 5p², जो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं, 5 से डिविजिबल है। तो अपन ने क्या लिख देना है कि भैया क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ध्यान से देखना बेटा मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना दोस्त, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या मैंने लिखा? क्यू स्क्वायर, वो क्यू स्क्वायर नहीं, पी स्क्वायर यार, पी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, यही मुझसे लास्ट टाइम मैंने यही गलती करी थी, ये रुक जाओ। 5q² इज इक्वल टू p², 5q² इज इक्वल टू p²। भाई p² की ये वैल्यू है, ये वैल्यू p² की है, और p² डिवाइड हो सकता है 5 से। देखो करके देखो, अगर मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर, आराम से कट रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि p² जो है, जो p² की वैल्यू है, जो p² है, वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अपन क्या लिखेंगे? 5 डिवाइड्स p², है ना, 5 डिवाइड्स p²। और एक थ्योरम है बेटा 1.1 थ्योरम है आपकी एनसीईआरटी में, 1.1 थ्योरम है, वो ये कहता है, पूरी एनसीईआरटी की सबसे पहला चैप्टर का सबसे पहला थ्योरम वो कहता है कि इफ p², अगर p² को 5 डिवाइड कर सकता है, देन द रिजल्ट विल बी लाइक p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये रिजल्ट है। अगर p² 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? तो इसी के आगे लिखेंगे अपन, देन बाय थ्योरम 1.1, देन बाय, अभी मैं थ्योरम 1.1 और डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा आपको, लेकिन इतना है कि अगर कोई p² नाम की चीज है, देन बाय थ्योरम 1.1, p 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, 5 डिवाइड्स p², तो 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकली है ये, ठीक है। और अगर 5 डिवाइड्स p ऑल्सो आ गया बच्चों, अगर 5 डिवाइड्स p ऑल्सो आ गया, तो अब आप पता क्या लिख सकते हो? 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, है ना। क्या लिख सकते हो दोस्त? इक्वेशन 1 आ गई। Therefore 5 is a factor of p, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ये जो येलो कलर से लिखा ना, ये इक्वेशन 1 हो गई। ये हो गया इक्वेशन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 हो गया, ये स्टेटमेंट 2, ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है सर, ठीक है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ बेटा, बस ये उठाओ, 5q² इज इक्वल टू p², 5q² इज इक्वल टू p²। सब भूल जाओ, बस ये याद रखो और ये याद रखो, और ये उठा के लिख लिया। बच्चे एक बात बता, अगर सब भूल जाओ, बस अगर मैं कहूं तुमसे कि भैया p जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो बताओ p क्या हो सकता है? p 5 से डिवाइड हो रहा है, तो बताओ p क्या होगा? तुम कहोगे सर 25 हो सकता है, 25, सर 35 भी हो सकता है, सर 45 भी हो सकता है, सर 15 भी हो सकता। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर p 5 से डिविजिबल है तो p क्या हो सकता है? p क्या है नहीं, मैंने पूछा p क्या हो सकता है। तो आप इसके लिए 5 इंटू कोई भी वेरिएबल सोच सकते हो, 5 इंटू सी, ये नहीं सोचना है तो आप ऐसे सोच सकते हो 5 इंटू m अपॉन 5, है ना, 5 से 5 कट जाएगा। तो सर अगर 5 से डिविजिबल है p, अगर p 5 से डिविजिबल है तो p की जगह हम 5 इंटू समथिंग लिख सकते हैं, है ना। तो हम p की जगह क्या लिखेंगे दोस्त? हम लिखेंगे 5 इंटू समथिंग।
लेट, क्योंकि 5 फैक्टर है उसका, ये समझना बड़ी मुश्किल वाली काम हो जाता बच्चों के लिए। लेट p इज इक्वल टू 5c, c लिख दो 5m लिख दो 5k लिख दो, कुछ भी लिखो, 5 से होना चाहिए, क्योंकि p 5 से डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए। और सर अब अपन को यही चीज इस वाली इक्वेशन में पुट करनी है। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, p स्क्वायर मतलब सर 5c का स्क्वायर, ठीक है। 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर, 5 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5, 25c स्क्वायर अपॉन 5, ये डिवाइड हो जाएगा तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब समझना, फिर से वही खेल हो गया जो यहां हुआ था ना, वो फिर से यहां होगा। कैसे होगा सर, देखो बताता हूं सुनना गौर से बच्चों। जो q स्क्वायर की वैल्यू आई ये 5c स्क्वायर, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ सर, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा कि 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो थ्योरम क्या कहता है? 1.1, देन बाय थ्योरम 1.1, देन बाय थ्योरम 1.1, then by theorem 1.1, 5 divides q square, then 5 divides q also। 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 q को भी डिवाइड कर सकता है। then by theorem 1.1, 5 divides q also। बेटा समझना जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस खत्म हो गया, बस ठीक है, खत्म हो गया। देखो ये स्टेटमेंट 2 हो जाएगा, ठीक है, नहीं वही सही है, ये सही है। अच्छा, अगर 5 q को डिवाइड कर सकता है, अगर 5 q को डिवाइड कर सकता है तो 5 फैक्टर हो गया q का। बिल्कुल सही बात है सर, लिखिए यहां 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, है ना। देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 3। बस इन 3 स्टेटमेंट का खेल है बेटा, बस पूरा इनका खेल है। अब समझना बात को बेटा, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट से हमें यह पता चला कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, 5 p और q का कॉमन फैक्टर है, 5 दोनों का फैक्टर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? अब यहां हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 2 and 3, बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन नहीं, स्टेटमेंट 2 and 3, स्टेटमेंट लिख देना। बाय स्टेटमेंट नंबर 2 and 3, 5 is a common factor of p and q, 5 is a common factor of p and q। बच्चों लेकिन हमने स्टेटमेंट 1 में तो लिखा था कि p एंड q का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, समझ रहे हो ना। स्टेटमेंट 1 में हमने लिखा था कि p एंड q तो को प्राइम्स हैं, और को प्राइम्स है तो मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहां तो 5 इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यहां बन गया कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन। क्या बन गई सर? कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया सर। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सर जो हमने मान के चले थे, जो हम कंडीशन मान के चले थे उसका उल्टा हो गया, उसका ऑपोजिट हो गया सर, है ना। और जैसे ही कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन आ जाए बच्चों, ध्यान देना जरा, बहुत बेसिक सा है बस। अब इस रेड क्लाउड में मैं लिख रहा हूं, बस खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन, ठीक है, प्रूविंग खत्म हो गई बस, ठीक है भाई। तो कॉन्ट्रडिक्टरी कंडीशन आ गई है, तो चलो सर इसकी कहानी लिख दी जाए। तो यहां इसके बाद लिखेंगे हियर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन, हियर अकर्स contradiction
और बेटा कॉन्ट्रडिक्शन किस चीज का आया कि हम जो शुरू से मान के चले थे कि √5, देखना हमने क्या क्या कहा, सुनो कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आया बेटा। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है सर वो कह रहा है कि P एंड Q का कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, जबकि स्टेटमेंट 2 एंड 3 क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट 2 एंड 3 मिलके कह रहे हैं, स्टेटमेंट 2 एंड 3 ये मिलके कह रहे हैं भैया कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो यहां कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। कॉन्ट्रडिक्शन किसके बीच में हुआ, हियर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 एंड 3। तो भैया क्या बात हुई, बात ये हुई कि हमारा अजम्पशन गलत है, आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया था कि सर √5 इर्रेशनल है, तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। हमने रैशनल अज्यूम किया था, है ना, हमने रैशनल अज्यूम किया था, गलत साबित हो गए हम। √5 इज इर्रेशनल, ये प्रूव हो गया √5 की इर्रेशनैलिटी। ठीक है भाई, चलो दोस्त जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही बोर्ड पे सारा कुछ लिख दिया सो दैट आप अच्छे से समझ सको। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जाने से पहले अभी हमें 3 + √5 ये भी सॉल्व करना है। सो आई एम इरेजिंग दिस। अब बात आती है 3 + √5, ये तो आप कर लोगे बेटा, 3 + √5 है ना, ये इजिली हो जाता है। देखो कैसे, हमें लेट करना पड़ेगा, वही खेल है, वही कंडीशन है, लेट 3 + √5 बी अज्यूम्ड एज रैशनल, बी अज्यूम्ड एज रैशनल। ठीक है, हम इसको रैशनल मान लेते हैं, राइट ठीक है। और अगर हमने इसको रैशनल माना तो 3 + √5 जो भी है ये, इसको हम P/Q के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल जो है वो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है सर, बस यहां याद रखना ये इम्प्योर है, 3 + √5, 3 एक रैशनल है, √5 इर्रेशनल है, पूरा कॉम्बिनेशन इर्रेशनल हो गया, तो ये इम्प्योर है। यहां P एंड Q को इंटीजर्स माना जाता है, P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या हियर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो आपको पता ही है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है सर, अब बात समझना बेटा, इसमें क्या होता है समझा तो मैं चुका ही हूं, है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में, सेकंड वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड मतलब इसी पार्ट में, पार्ट 2 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। √5 को अकेला कर लेते हैं बेटा अपन, जो प्योर वाला होता है √5 है उसको अकेला कर लो। P/Q के पास 3 जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब बच्चों यहां जैसे ही √5 अकेला हो गया, आपका गेम शुरू हो जाएगा बेटा। ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, दोनों के बीच में इक्वल टू लगा है। ध्यान देना जरा सर, LHS में √5 है और अभी हमने √5 इर्रेशनल प्रूव किया, तो हम क्या कहेंगे, √5 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल। LHS में √5 है तो LHS पूरा इर्रेशनल हो गया, राइट, इज इर्रेशनल, देयरफॉर LHS इज इर्रेशनल। LHS पूरा इर्रेशनल हो गया। ऑन दी अदर हैंड जब हम RHS की बात करेंगे बच्चों, तो देखना खेल RHS नहीं समझ पाते हैं बच्चे, RHS समझो जरा, देखो ध्यान दो देखो गौर से सुनो बेटा, P, Q और 3 से बनाए RHS, P, Q एंड 3, या 3 या -3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। P, Q एंड 3 आर इंटीजर, सब इंटीजर्स हैं। P इंटीजर है, Q इंटीजर है, 3 भी तो एक इंटीजर है, 3 और -3 दोनों इंटीजर है, आर इंटीजर्स। और बेटा तुम्हें एक चीज बताऊं, इंटीजर्स ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, इंटीजर्स का पूरा जो गेम होता है, जो ऑपरेशन होता है ना, चाहे आप उनको ऐड कर दो या उनको सब्ट्रैक्ट कर दो या उनको डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी करो उनके साथ, उनका जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो रैशनल होता है। तो ध्यान रखना यहां पर RHS रैशनल होगा, RHS इज रैशनल। ठीक है
ठीक है भाई, LHS इरेशनल, RHS रैशनल, बीच में इक्वल टू आ ही नहीं सकता, दे कांट भी इक्वल, है ना। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू, LHS विल नेवर बी इक्वल टू RHS इन दिस कंडीशन, है ना। तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हमारा इक्वल आ रहा पर कंडीशन कह रही है, कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं कि भैया इक्वल नहीं आ सकता, तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। फिर से वही हमें भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, क्या सर, हियर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन, here occurs contradiction है ना, here occurs contradiction, our assumption is wrong, our assumption is wrong। ठीक है भाई, देखो √5 LHS में वो इरेशनल होता तो LHS इरेशनल हो गया। ये सब इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का जो भी ऑपरेशन होता है ये सब रैशनल देते हैं फाइनल आंसर। तो ये रैशनल ये इरेशनल, भाई बीच में इक्वल टू कैसे आ गया? इक्वल टू तो होने ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये हमारा जो भी आ रहा है इक्वल टू, ये गलत साबित हो गए हम, है ना। आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या अज्यूम किया था? 3 + √5 को रैशनल अज्यूम किया था। अब हम लिखेंगे 3 + √5 इज इर्रेशनल, इज इर्रेशनल। लीजिए भाई, हो गया। तो क्वेश्चन 6 में बेसिकली 2 पार्ट्स थे, तो दोनों पार्ट्स अपन ने कर लिया है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन। हाँ, चलिए इसको इरेज करें क्वेश्चन 6 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इम्प्योर वाला है, आराम से कर लेंगे बेटा, कोई बड़ी बड़ी हड़बड़ नहीं है। 3 + 2√3 बच्चों, 3 + 2√3 को इरेशनल प्रूव करना है। याद रखना √3 रैशनल होगा, दिया हो तो भी, नहीं दिया हो तो भी। ध्यान रखना इम्प्योर वाले में √3 प्योर है ना, √3 इज इरेशनल, ये याद रखना। हो सकता दिया हो, नहीं दिया हो, तब भी तुम्हें ये मान के चलना ही चलना है। ठीक है, ये याद रखना कि सर √3 एक इरेशनल है। ठीक है, शुरू करते हैं। वही काम है बेटा, वही घिसा बेटा काम, सेम प्रोसेस अपन को स्टार्ट करना है। सर लेट करते हैं 3 + 2√3 इज रैशनल। हमने अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है। ठीक है, अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है सर, रैशनल है तो वही काम बेटा, 3 + 2√3 इज इक्वल टू P/Q, है ना। इम्प्योर वाला क्वेश्चन है बेटा, ये इम्प्योर वाला क्वेश्चन है, तो P एंड Q इंटीजर्स होंगे। जी सर, P एंड Q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, है ना। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है सर, मान गए, डन। इसके बाद वही बेटा जो प्योर है ना, जैसे √3 प्योर है, देखो अच्छे से देखो, √3 अपने आप में प्योर इरेशनल है, तो √3 को बचाओ, बाकी सबको भगाओ। 3 वहां जाएगा सर, तो 2√3 बचेगा। P/Q -3। अब 2 हटेगा, 2 वहां पे जाएगा, पहले एलसीएम ले लेते हैं यार, है ना। 2√3 इज इक्वल टू P - 3Q/Q, ये आ गया सर। ठीक है, चलो अब 2 को वहां भेजते हैं, तो √3 इज इक्वल टू कितना आया सर? 2 यहां मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड करेगा, P - 3Q/2Q, ये है सर। बात समझ में आ गई? अब LHS RHS का वही गेम शुरू। सर ये क्या है? सर ये है LHS। ठीक है सर, ये क्या है? ये है सर RHS। ठीक है, चलो बीच में इक्वल लगा बेटा, भूलना मत, बीच में इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये √3 इज इरेशनल, ये हमें पता है, तो वी नो दैट √3 इज इरेशनल, तो √3 इज इरेशनल
पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, आप पूरी स्पेलिंग लिखोगे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग LHS इर्रेशनल आ गया, LHS इज इर्रेशनल, है ना। ऐसे ही RHS में आ जाओ, RHS में P, Q, 3 और 2, देखना P, Q, 3 और 2। सर ये 4 चीजें RHS में, देखो P है, 3 है, Q है, 2 है ना, ये 4 चीजें हैं। तो सर ये 4 चीजें जो हैं ये सब इंटीजर्स ही तो है, 3 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, P एंड Q ऑलरेडी इंटीजर्स हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, आर इंटीजर्स, ठीक है सर। चलो ये सब इंटीजर्स हुए। अब जब ये सब इंटीजर है तो मैंने क्या बोला बेटा, इंटीजर्स का कैलकुलेशन करेंगे ना जब, तो जो भी आंसर आता है इट इज रैशनल नंबर ओनली। सर वो रैशनल नंबर ही आता है। तो RHS क्या आएगा बच्चों, RHS आएगा सर रैशनल। RHS क्या आया सर, RHS आया रैशनल, R स्टैंड्स फॉर रैशनल। सर LHS इर्रेशनल, RHS रैशनल, बीच में इक्वल कैसे आ गया सर? अगर LHS इर्रेशनल है, RHS रैशनल है, तो दे कांट बी इक्वल सर। वो इक्वल हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता, है ना। दे कांट बी इक्वल बिकॉज इर्रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रैशनल नंबर। तो आप क्या लिखोगे, इर्रेशनल और रैशनल कभी इक्वल नहीं हो सकते। इर्रेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, है ना। बेसिक सी भाई, बेसिक सी नॉलेज है, सही बात है सर। तो इसका मतलब LHS इर्रेशनल है तो LHS विल नॉट बी इक्वल टू RHS। और सर अगर ये आ गया तो ये तो हमारी इस कंडीशन के विरोध में आ गया, विरोध बोले तो ऑपोजिट आ गया, तो यहां कॉन्ट्रडिक्शन अकर हो गया। तो हम लिखेंगे हियर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन, हियर अकर्स कॉन्ट्रडिक्शन, यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। एंड कॉन्ट्रडिक्शन किस बात पे आया, हमारी अजम्पशन पे, हमने जो अज्यूम किया था ना उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है भाई, हमने जो अज्यूम किया था वो गलत साबित हुआ, और गलत साबित हुआ तो फिर सही क्या है, हमने लेट किया था ये रैशनल, ये गलत साबित हो गया, तो फिर हमारा सही आंसर हुआ बेटा कि ये इर्रेशनल है। देयरफॉर 3 + 2√3 इज इर्रेशनल, इज इर्रेशनल। चलो भाई ध्यान देना बेटा, प्योर में ध्यान देना, प्योर थोड़ा सा लंबा होता है। प्योर में P एंड Q R को प्राइम्स लिया जाता है, और इम्प्योर वाले में, इम्प्योर यानी कि देखो ये 3 एक रैशनल है, 2 एक रैशनल है और ये इर्रेशनल है ना। ये कॉम्बिनेशन में आ जाए जो, उसमें P एंड Q R इंटीजर्स लिया जाता है। बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आप ये आराम से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। चलो तो भैया 7th क्वेश्चन हो चुका है, लेट मी जस्ट इरेज इट और आगे चलते हैं 8th पे। पढ़ लो बेटा, SCF LCM वाले क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम्स आ गए हैं। देखो 3 bells toll at टाइम इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट्स। देखो 3 बैल हैं, तुम लोग को पहले थोड़ा सा वो सिखाते हैं, फिर मैं देखो कॉन्सेप्ट तो बताऊंगा ही, पहले थोड़ा सा लॉजिक समझो। बैल A, बैल B एंड बैल C, 3 बैल हैं, ठीक है। ये हर 9 मिनट के बाद रिंग होती है, ये हर 12 मिनट के बाद रिंग होती है, ये हर 15 मिनट के बाद रिंग होती है, ठीक है। मेरी बात समझना जरा, मान के चलो सबने फॉर एग्जाम्पल 8 AM पे सबसे पहले इन लोग को रिंग किया गया एक साथ। अब देखना एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं तुम्हें, तो पहली वाली जो बोलेगी ना, ये बोलेगी 8:09 पे, क्योंकि 9 मिनट बाद रिंग होगी ना, तो ये 8:09 पर ये रिंग होगी। ये होगी 8:12 पे, ये होगी 8:15 पे, 15 मिनट बाद होगी। अच्छा ये दूसरी बार कब होगी, 8:18, 9 मिनट हो गया, 8:09 और फिर 9 मिनट बाद फिर बोलेगी, तो 8:18, फिर ये 8:28, फिर ये
36 मिनट 36 मिनट 9 मिनट बाद ये रिंग होगी। ऐसे बच्चों ये 12 मिनट बाद रिंग होगी। ये 15 मिनट बाद रिंग होगी। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? यस सर। तो भाई ये फर्स्ट टाइम अगर 9 पे रिंग हुई बच्चों, तो बताओ सेकेंड टाइम ये किस पे रिंग होगी सर? 18 मिनट पे। थर्ड टाइम किस पे रिंग होगी? 27 मिनट पे। फोर्थ टाइम ये किस पे रिंग होगी? 36 मिनट पे। फिफ्थ टाइम ये किस पे रिंग होगी? 9 5 45 मिनट्स पे। 9 मिनट का गैप लेके रिंग हो जाएगी। सर ये 12 मिनट पे होगी, तो 12 के बाद ये 24 मिनट पे होगी। 24 के बाद ये 36 मिनट पे होगी। 36 मिनट के बाद ये 48 मिनट पे होगी। 48 मिनट के बाद ये 60 मिनट पे होगी। सर ऐसे इसका भी चलता जाएगा, ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ गई ना? कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ये 15 मिनट बाद देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जैसे ही 15 मिनट ओवर होंगे ये बोल जाएगी, रिंग हो जाएगी। फिर जैसे ही नेक्स्ट 15 मिनट मतलब टोटल 30 मिनट्स हो जाएंगे, ये दूसरी बार बोल जाएगी। फिर जैसे ही 45 मिनट्स हो जाएंगे, ये तीसरी बार रिंग हो जाएगी। जैसे ही 60 मिनट्स रिंग हो जाएगी, है ना, जैसे ही 75 मिनट्स होंगे ये रिंग हो जाएगी। डॉट डॉट डॉट। तो सर वो ये पूछ रहे हैं कि बताओ ये लोग टुगेदर नेक्स्ट टाइम एक साथ कब रिंग होंगी? तो व्हाट आर दे आस्किंग? वो ये पूछ रहे हैं सर कि कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल चल रही है, मल्टीपल, ये टेबल चल रही है 9 की, 9 1 9 and 2 9 27, ये मल्टीपल। जब टेबल लिख लो तो समझ जाना मल्टीपल्स की बात हो रही है। तो ये मल्टीपल्स हैं 9 के, ये 12 के मल्टीपल्स हैं, ये 15 की टेबल है, 15 के मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल पूछा जा रहा है बच्चों आपसे। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ सेम नंबर 18, क्या यहाँ 18 है? नहीं है। क्या यहाँ 18 है? नहीं है। 45 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो भैया कॉमन मल्टीपल पूछा जा रहा है, कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल का मतलब होता है LCM, CM, कॉमन मल्टीपल पूछा जा रहा है आपसे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM। LCM निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सर LCM निकालते हैं। ठीक है, चलो। तो सर 9 को हम फैक्टराइज करके लिखेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, 12 को हम फैक्टराइज करके लिखेंगे फैक्टर फॉर्म में, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ठीक है सर, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है सर। ठीक है, 15 को हम फैक्टराइज करके लिखेंगे 3 इंटू 5, यानी 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, चलो सर इन एलसीएम निकालने का यही तरीका है भैया, फैक्टराइजेशन मेथड सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब समझना बेटा, जरा समझना, थोड़ा सा ध्यान लगा के। ठीक है, देखो ऐसे ही नहीं मैं लिखवा देता कि बेटा इसका वजह एलसीएम निकालो, यू विल गेट योर आंसर। अरे भैया एलसीएम क्यों निकाल रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो ये रीजन था उसका। तो सर अपन क्या करते हैं एलसीएम में, ध्यान देना जरा। एलसीएम में सर हम कॉमन वाली चीज पकड़ते हैं सबसे पहले। कॉमन जो हो, कॉमन मतलब बताता हूं, टेंशन ना लो। देखो सर कॉमन पकड़ो सबसे पहले। कॉमन देखो, यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 है, ये कॉमन है सर। कॉमन 3, कॉमन 3, कॉमन 3, ये कॉमन है ना। तीनों में कॉमन जो आ रहा है उसको पकड़ो। उनमें से 3 की जो सबसे बड़ी पावर हो उसको लिखा जाएगा। सर 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 है तो सर 3 की पावर 2 सबसे बड़ी है, लिख लो। ठीक है, फिर दूसरा कॉमन देखा जाएगा। दूसरा कॉमन मतलब क्या 2 की पावर 2 यहां कहीं है? नहीं है सर, है ही नहीं है, नहीं है ना। तो अगर 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर कुछ भी नहीं है, यहां भी 2 की पावर कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो एलसीएम अलाउ करता है, एलसीएम कहता है कि लाओ यार 2 की पावर 2 को ही ले आओ, तो 2 की पावर 2 भी इसमें आ जाएगा। बच्चों ये भी हो गया। ठीक है, इसको भी सर्किल लगा दो, ये भी गया। बच्चों 5, क्या यहां पर 5 की पावर कुछ है या यहां पर 5 की पावर कुछ नहीं है? तो 2 कहेगा चलो यार उसको भी ले आओ, चलो कंपैरिजन नहीं है उसको भी ले आओ, तो इनटू 5। चलो मल्टीप्लाई कर दे, 3 3 ज़ा 9 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 5, 180। बच्चों आंसर आया 180 मिनट्स के बाद वो एक साथ बोलेंगी। 180 मिनट्स के बाद वो एक साथ बोलेंगी और आंसर इज 180 मिनट्स। ठीक है, चलो भाई बात समझ में आ गई। बढ़िया क्वेश्चन था यार, है ना। 180 मिनट्स, ये तो बहुत बहुत ज्यादा कह सकते हो आपके बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। 9th वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, टैंकर वैंकर वाला क्वेश्चन है। 2 टैंकर्स
contain 850 liters and 680 liters of petrol. Find the maximum capacity of a container which can measure the petrol of each tanker in the exact number of times. देखो भाई सुनो, एक सेकंड रुकना जरा। ओके, तो भैया बात ऐसी है, देखना समझना मेरी बात, एक एग्जाम्पल देके ही समझाऊंगा, ठीक है। देखो सपोज मेरे पास एक टैंक है, ये टैंकर है, ठीक है, और इसमें क्या है, पेट्रोल है, ठीक है। मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, छोड़ो अभी इसको, आप इसको छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, अभी यहां देखो आप एग्जाम्पल, ये मिल्क भरा हुआ है इसमें, ठीक है, ये पूरा मिल्क से फिल्ड है, ठीक है। ओके सर, ऐसे ही बच्चों मेरे पास एक और टैंक है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और इसमें भी मिल्क भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने पता क्या दिया, गौर से सुनना, समझो कॉन्सेप्ट को, समझो बेटा, कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझाएगा तुम्हें सिर्फ बता दिया जाएगा कि बेटा इसमें एलसीएम निकालेंगे, इसमें एचसीएफ निकालेंगे। अरे भैया क्यों एलसीएम और क्यों एचसीएफ निकालेंगे ये भी तो समझना जरूरी है ना। देखो सुनो, मान के चलो, अभी क्वेश्चन भूल जाओ, मान के चलो इसमें मैंने जो मिल्क दिया है वो आपको है 36 लीटर, क्या है सर, 36 लीटर, ऐसे ऐसे मैंने ले लिया नंबर ऐसे, ठीक है। और सर यहां पर जो मिल्क है लेटेस्ट से बच्चों ये है 16 लीटर, 16 लीटर, ठीक है। अब मैंने आपको ऐसे ही तुक्के में मैंने कहा कि चलो मैं आपको एक कंटेनर दे रहा हूं, एक कंटेनर दे रहा हूं, और वो है 3 लीटर का। कितने का है भैया, 3 लीटर का कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर से जग है, मग है, ग्लास है, जो भी है, छोटा सा कंटेनर है 3 लीटर का, ठीक है। चलो ये पकड़ा आपने, इसमें डोबा, इसमें डुबाया, इसमें से मिल्क भरा 3 लीटर, खाली कर दिया, 3 लीटर मिल्क भरा, खाली कर दिया, 3 लीटर मिल्क भरा, खाली कर दिया। तो 36 लीटर को जब आप 3 लीटर से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में मिल्क खाली हो जाएगा, 12 बार में। 12 टाइम्स ये छोटा वाला कंटेनर 36 लीटर को खाली कर देगा, एग्जैक्टली खाली कर देगा, ठीक है सर। अब यही कंटेनर इसमें से भी दूध निकालेगा, मिल्क निकालेगा। तो सर 3 लीटर इसने निकाला, खाली कर दिया, 3 लीटर इसने निकाला, खाली कर दिया, 3 लीटर इसने निकाला, खाली कर दिया। तो 16 लीटर को जब 3 लीटर वाले कंटेनर से आप खाली करोगे तो 5 टाइम्स आप खाली कर दोगे, लेकिन बच्चों रिमाइंडर आ जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर दूध इसके अंदर रह जाएगा, ये लास्ट में पूरा फिल होके बाहर नहीं आएगा, 1 लीटर इसमें दूध रह जाएगा, बिकॉज 3 5 15, 1 लीटर बचेगा, 16 लीटर है ना, 1 लीटर बचेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स ये नहीं काट पाएगा। क्वेश्चन समझ गए ना। तो हमें ऐसा कंटेनर चूज करना है, ये छोटा वाला, ये खाली करने वाला छोटा वाला ऐसा कंटेनर चूज करना है कि भैया 2 लीटर है, 5 लीटर है, 8 लीटर है, 10 लीटर है, कितने लीटर का है हमें नहीं पता, कि वो इसको और इसको बराबर बराबर नंबर नहीं, इक्वल नंबर नहीं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में खाली कर दे। बात समझ में आया। जैसे इसको जब खाली कर रहा था 3-3 लीटर का मग, तो 1 लीटर इसमें एक्स्ट्रा बच गया, तो भाई ये अलाउड नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में नहीं आएगा। हाँ, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा, क्योंकि टोटल 36 लीटर को 3 लीटर का जग पूरी तरह से खाली कर देगा 12 बार में, 12 टाइम्स में, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर पूरा 3-3 लीटर 12 बार भर जाएगा। समझ में आ गई। तो सर अब हम इसको थोड़ा रिप्लेस करेंगे। कि सर बात समझना बेटा ध्यान से, ठीक है। सर ये है 850 लीटर पेट्रोल वाला एक टैंक, ठीक है, 850 लीटर है सर इसमें। ये है बच्चों 680 लीटर वाला, 680 लीटर वाला। $680 लीटर वाला टैंक, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, ठीक है सर। ओके, ठीक है। अब बात हो रही है एक वेसल की, एक छोटे कंटेनर की, और इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए ये हमें पता लगानी है, ठीक है। मेरी बात सुनो,
अब तुम्हारा दिमाग सोचना चाहिए, तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि सर एलसीएम के एचसीएफ। बेटा ये छोटा छोटा छोटा, मैंने बोला छोटा, इन बड़े बड़े कंटेनर में से खाली कर रहा है चीज, मतलब कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्शन कि सर इसको हमने इसमें डाला, हटाया और दूसरी जगह पोर कर दिया, इसको फिर से इसमें डाला, हटाया दूध और हटाया पेट्रोल और पोर कर दिया, मतलब बार बार इसमें से पेट्रोल कम हो रहा है, यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन। तो ये वाला पेट्रोल बार बार डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड बेटा छोटे नंबर्स करते हैं, फैक्टर्स डिवाइड करते हैं। तो ये जो है ना, ये इसका फैक्टर होगा, ये इसका फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर निकालना है HCF, समझे बात? तो हमें यहां पर निकालना है सर HCF। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि HCF और LCM क्यों निकाला जाता है, ये जरूरी है समझना। तो चलो सर 850 और 680 का HCF निकालते हैं। 850 और 680 का HCF निकालते हैं, ठीक है। चलो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 2 5 3 नहीं 5 से ही जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35 और 17, ठीक है। 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, देखो ये आया बेटा 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, 5 स्क्वायर आया ना 5 की पावर 2 इंटू 17, ठीक है। चलो फिर आता है 680, 2 3 जा 2 4 जा 0 आएगा, 17 आंसर आएगा इसका। चलो देख लेते हैं, नहीं 17 नहीं ज़्यादा आएगा, 2, तो ये आया 170, फिर 2 देखते हैं क्या रहा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17, अरे भाई बड़ा सही आया यार इसका। सर ये आया 2 2 2 5 17, यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 17। चलो देखना बेटा HCF में क्या होता है कि जब हम फैक्टराइज कर लेते हैं, रुक जाना चेक कर लो, 170 85 17 5 17 5 80 और सही है। जब अपन फैक्टराइज करते हैं ना चीजों को और उसको फैला के लिख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, तो HCF में क्या होता है, HCF में बेटा सिर्फ कॉमन वाली चीजें ली जाती हैं बस। जैसे सर यहां पर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 है, इनमें से छोटी पावर लेता है HCF। HCF कहता है छोटी पावर उठाओ कॉमन वालों की, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 में से 2 की पावर 1 उठाएंगे सर अपन, ठीक है। 2 की पावर 1 छोटा वाला उठाया जाता है HCF में। सर 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इसमें से छोटा वाला क्या है सर, 5 की पावर 1 छोटा है, तो 5 की पावर 1 उठा लिया जाएगा, इनटू बेटा 17 और 17 इन दोनों में कॉमन, दोनों सेम ही है, तो 17 उठा लो। तो बेटा आंसर आया 170, कितना आंसर आया 170 लीटर। जी हाँ आंसर आया 170 लीटर। इसका मतलब बच्चों अगर ये मग हमने 170 लीटर का लिया तो 170 लीटर जो है 850 को आराम से डिवाइड कर देगा। 170 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स इस टैंकर को खाली कर देगा, इस टैंकर को खाली कर देगा। जब हम 680 वाले टैंकर को 170 लीटर वाले से खाली करेंगे बार बार, तो ये 4 टाइम्स, पूरा 4 टाइम्स ये टैंकर को खाली कर देगा, 4 टाइम्स में 4 बार। ये जो आया ना दिस इज बेटा 170 लीटर, ठीक है। 170 लीटर इज योर आंसर। आई होप आपको एग्जैक्ट पता चला होगा कि HCF यहां क्यों निकाला गया, ठीक है। चलिए सर 9 हो गया, 10th करते हैं जल्दी से। ये रहा 10th, जल्दी से पढ़ लो, फिर बताऊंगा इसमें कि HCF या LCM क्यों निकाला जा रहा है। जल्दी पढ़ लो बेटा। ओके तो भैया क्वेश्चन है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, क्यूबॉइड शेप में रूम है। मेरी बात सुनना, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। देखो
ये हो गई लेंथ, ये हो गई हाइट, ये हो गई ब्रेथ। ऐसा होता है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट ऐसी होती है। अगर आप चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, यू कैन कंप्लीट इट लाइक, देखो ये हो गई सर लेंथ ऑफ अ रूम, ये हो गई सर हाइट ऑफ अ रूम, और ये हो गई सर ब्रेथ ऑफ अ रूम। अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहो तो यू कैन कंप्लीट इट लाइक दिस। देखो देखो गौर से देखना, कंप्लीट करूं। देखो ये हाइट है, एक और हाइट बनाओ, ये लेंथ है, एक और लेंथ बनाओ, एक और ब्रेथ बनाओ, एक और हाइट बनाओ, एक और लेंथ बनाओ, एक और ब्रेथ बनाओ, है ना। और ये बन गया कुछ रूम, ठीक है। अंदर से नहीं बना रहा हूं तो इसको हटा रहा हूं मैं, मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना है, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, ठीक है। चलो देखो सर, लेंथ कितनी दी है, यहां से लेकर यहां तक लेंथ दी है सर, कहां चला गया, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। बच्चा 8 मीटर को हम 8 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और 50 सेंटीमीटर तो ऐड कर दो, दोनों ऐड हो जाएंगे, 800 और 50, 850 सेंटीमीटर बना। ठीक है, तो लेंथ आया बेटा 850 सेंटीमीटर, ठीक है सर, ठीक है। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर जो ब्रेथ आया, जो ब्रेथ आया ना, ये ब्रेथ, जो ये ब्रेथ आया ना बच्चों, ये है 6 मीटर यानी 600 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 600 और 25, 625 सेंटीमीटर ये ब्रेथ आ गया, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक ये जो हाइट आई ना बच्चों, ये आई 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर यानी 475 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ओके सर, अब पता इनका क्वेश्चन क्या है बच्चों, इनका क्वेश्चन है, दे आर आस्किंग, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिटरली अच्छा है। दे आर आस्किंग कि मैं एक, कह सकते हैं कि एक रॉड लेकर आया, एक रॉड जानते हो ना, रॉड, एक रॉड लेकर आया और उससे मुझे लेंथ भी मेजर करनी है, ब्रेथ भी मेजर करनी है, हाइट भी मेजर करनी है, बार बार। जैसे बता रहा हूं मैं तुम्हें, एग्जाम्पल देता हूं फिर से, बिना एग्जाम्पल के तो खेल होगा ही नहीं। मान के चलो बच्चों, मान के चलो कि हमारे पास ये लेंथ है, ये लेंथ है रूम की, ये रूम छोड़ दो अभी, ये लेंथ है रूम की, और मान के चलो ये रूम है अपना 900 सेंटीमीटर, ठीक है। मान के चलो ये हाइट है रूम की, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 600 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ब्रेथ मैंने एग्जाम्पल लिया नहीं है, ब्रेथ यहां पर भी है। अब मैंने आपको एक रॉड दी, मैंने कहा कि बेटा जाओ और एक काम करो आप, लेट अस से 30 सेंटीमीटर की मैंने आपको एक रॉड दे दी, और मैंने कहा जाओ बेटा देख के आओ जरा ये रॉड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में लेंथ को और हाइट को मेजर कर सकती है क्या। मतलब आपने क्या करा, आपने इस रॉड को 30 सेंटीमीटर रॉड को यहां से लेकर यहां तक रखा 30 सेंटीमीटर, फिर यहां से लेकर यहां तक रखा 30 सेंटीमीटर, फिर यहां से लेकर यहां तक रखा 30 30 30 30 30 30, ऐसे करते करते आप काउंट करने लगे कि क्या इस 30 सेंटीमीटर से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में हम लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा लेंथ है टोटल 900 सेंटीमीटर, तो 30 से अगर आप इसको डिवाइड मारोगे तो हाँ 30 टाइम्स आप इसको मेजर कर सकते हो। जो लेंथ है, रूम की लेंथ है, उसको आप 30 सेंटीमीटर की रॉड से 30 टाइम, भाई 30 30 30 30 ऐसे 30 बार ले जाओगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में आप उसकी लेंथ को पता पाओगे कि ये रॉड सर मैंने यूज करी इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने में, और 30 बार ये रॉड यूज करनी पड़ी, 30 टाइम्स। ऐसे ही हाइट को जब आप चेक करोगे तो ये 20 टाइम्स, क्योंकि 600 भी 30 से आराम से मेजर हो सकता है 20 बार। जैसे ही आप 30 से डिवाइड मारोगे ये कैलकुलेट हो जाएगा और आपको पता चलेगा सर 20 टाइम्स मुझे उस रॉड का इस्तेमाल करना पड़ेगा हाइट को नापने के लिए, कि सर यहां से शुरू करी 30 30 30 30 30 30 30, ऐसे करते करते 20 बार आप कैलकुलेट करोगे तो 30 सेंटीमीटर की रॉड 20 बार आपको घुमानी पड़ेगी, आप हाइट भी एग्जैक्टली नाप पाओगे। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को बच्चों
यहां 30 सेंटीमीटर की जगह मान के चलो मैं दे दूं बेटा 18 सेंटीमीटर की रॉड। अब मैं कहूं बेटा जाओ लेंथ नापो, तो आप क्या करोगे? आप जाकर जैसे ही 18 सेंटीमीटर की रॉड से लेंथ नापोगे तो आप डिवाइड करोगे, 18 5 90 यानी 50 टाइम्स लेंथ। तो सर 50 टाइम्स एग्जैक्ट में नाप लोगे आप 50 टाइम्स, 50 बार आपको इस रॉड को घुमाना पड़ेगा। लेकिन आप जब हाइट को नापने जाओगे ना 600 को 18 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा बेटा, दिस विल नॉट बी डिवाइडेड पूरी तरह से, ठीक है। एटीन 4 72 नहीं होगा डिवाइड, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ यार ये जो 18 सेंटीमीटर की रॉड है ना वो लेंथ को तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में नाप लेगी पर हाइट को नहीं नाप पाएगी। तो बेटा अपन कर क्या रहे हैं, अपन बार बार डिवाइड कर रहे हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट को, है ना, अपन डिवाइड कर रहे हैं। तो अपन को समझ में आ गया बेटा कि एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, मतलब तीनों का डिवाइड करने वाला कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर मतलब कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF। तो सर हमें कैलकुलेट करना है HCF, किसका HCF? HCF ऑफ सर 850 कॉमा 625 कॉमा 475, इन तीनों का हमें कॉमन फैक्टर पता करना है जो एक्चुअली में तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में नाप पाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सर 850 का लेते हैं अपन प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स, ठीक है सर। तो 850 425, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 का स्क्वायर इंटू 17, सॉरी 7 नहीं 17, ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 625, 625 को तो पता ही है यार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 की पावर 4, 475, देखते हैं 475 का क्या आता है। 475 होगा सर 5 से ही जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है बेटा। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 5 1 जा 5 9 जा और 19 1 जा, 5 स्क्वायर इंटू 19, 5 स्क्वायर इंटू 19, ठीक है। सर जैसे ही ये सारे आ गए HCF निकालना है। HCF मतलब सिर्फ वो चीज जो कॉमन हो। तो सर यहां सिर्फ कॉमन है 5 की पावर 2, 5 और 5 की पावर 2, तो यही चीजें हैं जो कॉमन है बच्चों, ये और ये। बेटा 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, इनमें से HCF कहता है कॉमन वालों से छोटी पावर उठा लो। तो 5 की पावर 2 छोटी है, तो आंसर आ गया बेटा HCF इज 5 की पावर 2, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा बेटा, तो आंसर है 25 सेंटीमीटर। कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, 2 है तो देखो 2 कॉमन ही नहीं है, 19 नहीं है, 17 नहीं है, तो यही है बस कॉमन, ठीक है। तो 5 की पावर 2 कॉमन आ गया, यानी 25 सेंटीमीटर से हम इसको और इसको तीनों को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन 10th इज ऑल्सो ओवर, ये भी खत्म हो गया भाई, ठीक है। चलो तो भाई अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 भी ओवर हो गया है बच्चों, एंड आई होप आपने बढ़िया से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सच में दमदार लगी हो कि हाँ सर सारे कॉन्सेप्ट्स आते जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिले हर चीज समझने का, कॉन्सेप्ट समझने का, और उनके भी मैथ्स में बहुत बढ़िया वाले मार्क्स आए। और भाई एग्जाम बहुत जल्दी पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, आपके पास 2 महीने या 3 महीने ही बचे हैं। सो जस्ट गेट रेडी, शुरू हो जाओ बेटा। अभी भी अगर शुरू नहीं होगे तो फिर कब शुरू होगे, है ना। तो वो लेट लतीफ वाला काम मत करो,
आप हमारी वेबसाइट से भी हेल्प ले सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाए तो वेबसाइट में अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, क्लास सेलेक्ट करना, जो चैप्टर पढ़ना है वो सेलेक्ट करना और बढ़िया से शुरू हो जाना अपनी पढ़ाई करने। बिकॉज पढ़ाई के लिए मैग्नेट ब्रेन से अच्छा कोई भी अड्डा नहीं है, कोई भी जगह नहीं है मैग्नेट ब्रेन से अच्छी, राइट। तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप पर जाके भी पढ़ाई कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू सर्च मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप आपके सामने आ जाएगी। बढ़िया से उसको इंस्टॉल करो और उसमें भी आप बढ़िया अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। सारे वीडियोस आपके लिए, सारे वीडियोस लेक्चर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे। बढ़िया पूरे सिलेबस के वीडियोस देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडीज, असर्शन रीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, MIQs, बहुत सारे, वन शॉट रिवीजन, एवरीथिंग इज देयर। आप जाइए और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो दोस्त, जल्दी मिलेंगे इन पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। इसके MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 शूट कर रहा हूं और वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।